ऐसे लिख सकते हो, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर resemble each other in structure. इन दोनों का स्ट्रक्चर मैच करता है इन देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर्स काफी हद तक मैच करते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहता है, लेकिन इस केस में इनहिबिटर का स्ट्रक्चर भी सबस्ट्रेट की तरह ही है, तो इनहिबिटर भी एंजाइम के साथ बाइंड करना चाहता है। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं कि देयर इज कंपटीशन, देयर इज कंपटीशन, कंपटीशन between the substrate and inhibitor, substrate और inhibitor के बीच एक कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन किस चीज के लिए है? to bind with inhibitor at the active site of enzyme। तो यहाँ एक टर्म आता है एक्टिव साइट, at the active site of enzyme, active site of enzyme, active site of enzyme वो साइट है, वो लोकेशन है जहां पर कोई एक सबस्ट्रेट या इनहिबिटर जाके बाइंड कर पाता है। हर जगह बाइंड नहीं कर सकता, जब बाइंड करता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन चल रहा है, इसलिए इसका नाम कॉम्पिटिटिव है। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। ठीक है, इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन किसके साथ, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें कुछ और होता है, तो क्या होता है उसको देखा जाए। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम है इसलिए कंपटीशन हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चर सेम नहीं है इसलिए कंपटीशन नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कुछ एग्जांपल लिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हेडिंग है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे एक एंजाइम है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्रेब्स साइकिल पढ़े हैं? क्रेब्स साइकिल में आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद है? अच्छा, इसमें देखो क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या था? क्या बोला दूसरा नाम? पीसीए साइकिल, साइक्लिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सक्सिनेट। सक्सिनेट बेसिकली कुछ नहीं, सक्सिनिक एसिड का एक आयोनिक फॉर्म है। यस, आयनिक फॉर्म में दिख रहा है। अब क्या होता है, इससे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है, ऊपर और नीचे C डबल बॉन्ड हो, तो CO माइनस है, एसिडिक ग्रुप है, बीच में CH2 एक है, यहाँ पे दो है, एक पर। तो होता ये है, इसका नाम मैलोनिक या मैलोनिक एसिड। यस, अगर तुम एसिडिक फॉर्म में लिखो तो यहाँ H लिखो, H हो तो एसिडिक फॉर्म हो जाएगा। अब होगा ये कि ये जो एंजाइम है इसको समझ नहीं आएगा कि इसको किसके साथ बाइंड करना है, इसके साथ बाइंड करना है या इसके साथ बाइंड। एक्चुअल में कौन बाइंड करता है, नॉर्मली नेचुरली किसको बाइंड करना चाहिए, तो नेचुरली ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, नेचुरली ये सबस्ट्रेट है, और नेचुरली ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। E+S जब होता है रिएक्शन तो ES बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स, और इससे हमको E+P मिलेगा। मतलब नेचुरली सबस्ट्रेट जो सक्सिनेट है, तो सक्सिनेट यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे मिल रहा है SDH। व्हाट इज SDH? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम, इसके साथ सक्सिनेट आएगा। जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट मिलता है, पता है प्रोडक्ट क्या होता है? क्रेब्स साइकिल है, उसका नाम होता है फ्यूमारेट, उसका नाम होता है फ्यूमारेट, फ्यूमारेट या फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, तो नॉर्मली ये लोग रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे फ्यूमरेट। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि
एंजाइम तो आया लेकिन उसके साथ सक्सिनेट ना जुड़कर मैलोनेट जुड़ गया। अगर ये आगे बाइंड कर गया, ये क्या है, ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, ये अगर आगे जुड़ गया तब मुश्किल हो जाएगी। तो मैलोनेट अगर जुड़ गया अगर, तो मैलोनेट विल नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट, ठीक है, इट विल फॉर्म नो प्रोडक्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा आगे। तो अगर बनाएगा नहीं तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन फिर रुकने को ही हम इनहिबिशन कह रहे हैं। रिएक्शन क्यों रुका? क्योंकि ये मैलोनेट और सक्सिनेट दोनों ही कंपीट कर रहे हैं और एक ही जगह बाइंड करना चाहते हैं, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए इस प्रकार के इनहिबिशन का नाम रखा गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो एग्जांपल और देखते हैं इसका। तो इसका एक और एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 2, sulfur drugs. Sulfur drugs in the control of bacterial pathogens. और समझिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि सल्फर ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। हम ये है क्या ऐसा? देखो एक कंपाउंड ना, केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पावा। नाम सुना? अच्छा, इसका ऑर्गेनिक नाम लिखो तो क्या लिखोगे? पहला फर्स्ट पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड PABA, पावा, ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। जो पावा है एसिडिक लिखा के बाद है, मतलब एसिडिक लाइन लिखी है, बट उसको समझना पड़ेगा। तो यार ये स्ट्रक्चर है पावा का। तो पावा का चक्र क्या करता है? फोलिक एसिड बनाता है। तो यहां से बनाएंगे फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड या फोलेट, ठीक है। और ये फोलिक एसिड क्या करता है? यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल बनाने के लिए ये चाहिए फोलिक एसिड, यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस या प्रोडक्शन। बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल बनाना है, उसको फोलिक एसिड चाहिए, ठीक है। फोलिक एसिड कैसे बन रहा है? पावा से। अब अगर मान लो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसको बैक्टीरिया से बचना है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको ऐसा एक मेडिसिन देगा जो कि पावा को रिजेंबल करता हो। उस मेडिसिन में कुछ ऐसा केमिकल होगा जो पावा का स्ट्रक्चर से मैच करता हो। तो जब वो उस इंसान की बॉडी में जाएगा तो वो बैक्टीरिया को उल्लू बनाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? उस दवाई को ले लेगा, ये सोच के लेगा ये तो पावा है और इससे हमको फॉलिक एसिड मिलेगा। लेकिन जब वो दवाई वाला कंपोनेंट को लेता है उससे उसको कोई फॉलिक एसिड नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो फिर फॉलिक एसिड के एब्सेंस में बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। ये है। चलो ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो जो सल्फर ड्रग है उसका स्ट्रक्चर पावा को रिजेंबल करता है, समझ जैसे यहाँ लिखा है, ठीक। अब इसका हो जाता है तुम्हारा NO, ठीक है, NOSO, ठीक है। ये क्या है? सल्फर, सल्फर ड्रग्स। हालांकि लोगों ने स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, पर समझने के लिए हमें ये देखना होगा एक बार इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है लगभग। इसीलिए यहाँ से बैक्टीरिया को समझ नहीं आता कि कौन सा पावा है, कौन सा सल्फर ड्रग है, और यहाँ से नो प्रोडक्ट। और इन एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड क्या होगा? नो प्रोडक्ट मतलब कोई कुछ नहीं बनाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड के एब्सेंस में बैक्टीरिया बेचारा मर जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया गेट्स किल्ड, बैक्टीरिया गेट्स किल्ड इन एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड, मर जाता है या डाइज इन। तो इससे तुम बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हो बीमारी के द्वारा। ये हो गया कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े। इसके बाद आते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव में
स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेंगे इसका। एग्जाम्पल एलोस्टेरिक इन्हिबिशन एंड फीडबैक इन्हिबिशन, दो चीजें देखेंगे। तो एलोस्टेरिक इन्हिबिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोस्टेरिक साइट है, ध्यान से बैक एक मान लें एंजाइम, एक एंजाइम है, उस एंजाइम में दो साइट्स हैं, एक साइट कहलाती है एक्टिव साइट और एक साइट कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। तो व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट? एलोस्टेरिक साइट वो साइट है जो एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट प्रेजेंट होती है। यस सर। ठीक है, एक और साइट है जो एक्टिव साइट के अलावा होती है, उसको हम एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि साइट other than active site, other than active site other than active site, which is present in an enzyme, which is present in an enzyme, which is present in an enzyme। एक एंजाइम में जो एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट प्रेजेंट होती है उसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, is called allosteric site। ठीक है, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर बना इस तरह से, अब देखो इसमें क्या है कि यहां पर जो साइड इसको नाम देंगे हमने एलोस्टेरिक साइट, और इसको हमने नाम दिया एक्टिव साइट। तो नॉर्मली क्या होगा, एक इनहिबिटर आएगा, ठीक है, और इनहिबिटर पिछले वाले केस में कहां बाइंड कर रहा है आपको, पिछले वाले केस में इनहिबिटर कहां बाइंड कर रहा है, इस वाले केस में इनहिबिटर कहां बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट पर ही बाइंड कर रहा है। ठीक है, यहां पे जो इनहिबिटर मतलब इनहिबिशन हो रहा है, यहां पर देखो एक्टिव साइट पर बाइंडिंग हो रही है, तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक ही जगह बाइंड कर रहे हैं, इसीलिए कंपटीशन है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में कैसा है, तो इस केस में एक और साइट है, इसका नाम एलोस्टेरिक साइट। तो इस बार इनहिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं आया, इस बार इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट है, उसको लिख दिया जाए स्ट्रक्चर की वजह से ना। हाँ, देखते बता देता हूं, द इनहिबिटर binds at the allosteric site, allosteric site पर जाकर इनहिबिटर बाइंड करता है, एंड बाइंड करने के बाद क्या होगा, तो बाइंड करने के बाद इट इंड्यूसेस सम चेंजेस, इट इंड्यूसेस सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखो क्या होगा, इनहिबिटर आके यहाँ बाइंड किया, तो बाइंड करने के बाद इस एक्टिव साइट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा कर दिया, ठीक है, इंड्यूसेस सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एक्टिव साइट। जब वो एक्टिव साइट में कुछ बदलाव लाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और जब एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो सोचो क्या होगा, तब तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा। यस जैसे मान लो यहाँ पे सबस्ट्रेट, इमेजिन करो ये सबस्ट्रेट, ये S लीजिए, ये S जाएगा आराम से यहाँ बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर इसके बाइंड करने के पहले ही यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा स्ट्रक्चर, जब एलोस्टेरिक साइट पर कोई इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, बिगाड़ देगा। ये भी सर चेंज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर को बदल दो, पहले यहाँ पे बाइंड तो कराओ, बाइंड कराए और स्ट्रक्चर बदल गया, बाइंड करवाया पहले यहाँ बाइंड कर गया, ये क्या है, ये है इनहिबिटर। तो जब इनहिबिटर आके बाइंड किया तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, चेंज्ड। जब एक्टिव साइट चेंज हो जाता है
तो सबस्ट्रेट अब और फिट नहीं होगा, ठीक है। अब सबस्ट्रेट वहाँ है लेकिन बेचारा फिट ही नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। अगले पेज पे आते हैं। ड्यू टू change in the structure, due to change in the structure of active site, due to change in structure of active site, the substrate can no longer bind at the active site। एक्टिव साइट बदलाव आ गया और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है और ये हो गया इनहिबिशन। लेकिन यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के इनहिबिशन को हम कह देंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बस यही है। इसमें एक स्पेशल टाइप है, इसका नाम है फीडबैक। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बोलना, आगे बढ़ना। फीडबैक इनहिबिशन, तो फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? फीडबैक इनहिबिशन में कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वही रिएक्शन को रोकता है। जैसे मान लो हम अगर एक रिएक्शन लेंगे, जैसे तुम शायद ये पढ़े होंगे कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है ये बना रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस सर। एंजाइम का नाम बताओगे? इस बीच पे इसके लिए जो एंजाइम लगेगी इसका नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम क्या है? तो इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस दौरान एटीपी जो है वो टूटती है इनटू एटीपी एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यस जो पीआई यहां से निकला, यही पीआई जाता है 6th पोजीशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे आकर फॉस्फेट जुड़ जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो यार ये कुछ ऐसा दिखता है। जैसे हम का स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बाकी ये ग्लूकोज, इसमें अगर तुम 6th पोजीशन लिया, यस सर, यहाँ पे तुम अगर फॉस्फेट ग्रुप लगाते हो, यहाँ तुम अगर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाते हो तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में 6th पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, वही फर्स्ट है। अब देखो ये बन क्या रहा है, मतलब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर आगे की तरफ बढ़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो तुम पढ़ते होगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। इसे पढ़े हो? नहीं पढ़े? ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़े? पता नहीं सर, पढ़े होगी। इससे आगे जाकर लास्ट में पायरुवेट एसिड बन जाएगा। लास्ट में पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो लो ये 10 स्टेप में होता है, 10 स्टेप। ये पहला स्टेप, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे करते करते 10वें स्टेप तक पायरुवेट जो हमारे लिए बनता है। ये जो पायरुवेट है ये आगे बढ़ता है कर्व साइकिल, ठीक है। यस सर। बढ़ने के लिए एसिटाइल को आता है, जुड़ता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद तुम्हारा फिर आगे रिएक्शन चलता है और कर्व साइकिल के एंड प्रोडक्ट से फिर ईटीएस स्टार्ट होता है वहां से। यस सर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको ये करना क्या है, यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन करना है। तो शुरुआत उसकी यहाँ से हुई, ग्लूकोज से शुरू करके हम लास्ट में एटीएस तक एटीपी का प्रोडक्शन करवाएंगे। लेकिन सोचो ऐसा कंडीशन कि तुमको जितना एटीपी चाहिए था, जितना एनर्जी चाहिए था, तुम बना चुके हो और तुमको और एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ग्लूकोज और भी है बहुत सारा, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट मत करो, तुम ग्लूकोज को स्टोर करो। यस सर, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस ग्लूकोज को हम व्यर्थ में एटीपी में कन्वर्ट ना करें, इसको स्टोर कर लें, ताकि फ्यूचर में जब एटीपी की जरूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। यस तो हम इस रिएक्शन को रोकना चाहेंगे। तो रोकेंगे कैसे? तो रोकने के लिए मेरे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये वाला है, इनहिबिटर है, यही इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज। यस यही आकर के हेक्सोकाइनेज को रोक देगा और जब ये इसको इनहिबिट कर देगा तो और फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो देखो ये एक स्पेशल टाइप का इनहिबिशन है
जहां एक प्रोडक्ट अपने ही प्रोड्यूसर को रोक रहा है और अपने ही प्रोडक्शन को भी रोक दे रहा है। यस सर। ये अपना प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग लिखते हैं फीडबैक एनिमेशन कर दिया पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर when a product inhibits its own production, inhibits its own production by inhibiting the action of enzyme, then इस तरह की चीज को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फीडबैक एनिमेशन। इस प्रकार की एनिमेशन का नाम हो गया फीडबैक। तो नई प्रोडक्ट रोक रहा है, फीडबैक एनिमेशन। एग्जांपल हमारा कौन किसको रोक रहा था पीछे? एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको रोक रहा था? एक्सोकाइनेज को। एक्सोकाइनेज inhibits its own production. इसकी बात स्टार्ट होता है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक ग्राफ बनाएंगे, यहां पे तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस, ठीक है, और इस तरफ तुम्हारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अगर हम यहां से रिएक्शन शुरू कर रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है, अगर ये ऐसे यहां से और ये यहां से, अब देखो यार इसकी एनर्जी ज्यादा है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तुम्हारा रिएक्टेंट, तो मैं इसको लिख रहा हूं ई आर और इसको हम लिख रहे हैं ई पी, ई आर ई पी। किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। यस और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब रिएक्शन हुआ होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां पर, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। जब तुम्हारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उस दौरान तुम क्या देख रहे हो कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर है प्रोडक्ट की और भी कम है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है इससे प्रोडक्ट से, मतलब कुछ एनर्जी जो होगी वो बाहर निकल रही होगी। तुमको ये सोच के बताना है क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर ये एक्सोथर्मिक है। तुमको क्या लगता है? एक्सो होना चाहिए। रिएक्टेंट शुरुआत में एनर्जी ज्यादा था, ठीक है, प्रोडक्ट अंत में एनर्जी कम है, मतलब बहुत सारा एनर्जी निकल गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत सारी एनर्जी निकल गई, सुनाया? यस सर। अब ये एक्सोथर्मिक लिखते नहीं है, इसको एक्सर्गोनिक लिखते हैं, क्योंकि ये हीट के टर्म्स पे जरूरी नहीं हीट ही निकल रहा हो, हम इसको बोलेंगे एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकल जा रही है, तो इसको एक्सर्गोनिक बोलेंगे। अगर ये ऐसा होता कि प्रोडक्ट ऊपर बनता है यहां एंडर, तो अगर ऐसा होता, जैसे हम यहां से शुरू करते हैं और प्रोडक्ट यहां पे बन जाता, ऊपर पी ऊपर है आर नीचे है, तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो यहां पर Ep इज ग्रेटर देन या। अगर Ep बड़ा है मतलब रिएक्टेंट से शुरू किया, रिएक्टेंट शुरू किया और प्रोडक्ट तक गए, तो तुमने क्या देखा कि शुरुआत में एनर्जी कम थी, अंत में एनर्जी ज्यादा है, मतलब बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसका नाम क्या पड़ेगा? एंडरगोनिक।
यही है यार। तो एक है हेक्सागोनिक, एक है एंटागोनिक। अच्छा, अब इसमें तुमको समझना पड़ेगा कि कैटलिस्ट किस प्रकार से काम करता है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं। तो जैसे मान लो ई पी और ई आर, ठीक है। अब एग्जांपल लिया, मान लो दर्शन, ठीक है, इशिता है, जो लोग एब्सेंट हैं तो मैं नाम लेते हैं। तो दर्शन जो है एक टेस्ट देने गया था, उसमें पास मार्क्स मान लो, फेल हो गया। पास मार्क्स मान लो 30, मान लो कुछ भी हो सकता है, पास मार्क्स 30। और दर्शन को कितना स्कोर कर रहा है, दर्शन बेचारा पढ़ के नहीं आ रहा, उसे पता नहीं कि टेस्ट है, तो उसका आ रहा है 25, उसको 25 नंबर का आता है, लेकिन अभी 5 नंबर कम है, उसको पास करने के लिए 5 नंबर और चाहिए। यस सर। 5 नंबर कहाँ से पाएगा, तो 5 नंबर पाने के लिए उसको चीटिंग करना है। इशिता क्या करेंगे, उसको बाहर से 5 नंबर का चीटिंग करा देंगे। इशिता का मान लो कुल 50 के आसपास आ रहा था, उसका सॉरी तो पास मार्क्स, इशिता से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इतना आ रहा है। इशिता ने इसको +5 दे दिया, ठीक है, तो अब कितना पा गया, 30 पास हो गया। पास हो गया, ठीक है। तो बाहर से कितना एनर्जी लेना पड़ा, 5। तो बाहर से कितनी एनर्जी लेनी पड़ी जिससे रिएक्शन हो जाए, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लिखते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, additional amount of energy required by a substrate, required to perform a reaction। तो क्या ऐसे कर सकते हो कि to participate in a reaction, participate in a reaction, reaction is called एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। अब देखो होता क्या है कि एंजाइम जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले ड्रॉ साइंटिफिक डायग्राम, मान लो दर्शन के चाचा विधायक है, दर्शन के चाचा विधायक होंगे, दर्शन के चाचा विधायक होंगे, तो वो 5 नंबर को ही कम करेगा, 5 नंबर को 25 कर दो, 30 से घटा, ठीक है, 30 से घटा के 25 कर दो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या है, एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा देता है। अगर बाहर से एनर्जी मिलने का कोई संभावना नहीं है, जैसे इसका उसको एनर्जी दे रही है बाहर, अगर मिलने की संभावना नहीं है तो चलो विधायक क्या कर रहे हैं, 5 मार्क्स से घटा देंगे, तो इसका की जरूरत नहीं पड़ती है। वही काम यहाँ एंजाइम भी कर रहा है, एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम डिक्रीज कर दे रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो रिएक्शन पहले इतने ऊपर एनर्जी लेगी, और देखो एनर्जी नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, Yes, ये एनर्जी पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टॉप पे है, वो एंजाइम के प्रेजेंस में इतने कम नहीं हो जाते, इतना नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, ये हो जाएगा हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मौजूदगी में ऐसा है। और अगर इन एब्सेंस की बात करें तो यहाँ तक हो गया डिग्री वाला, तो ये वाला कैसा है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, समझ में आ रहा है? यस सर। एंजाइम की प्रेजेंस में देखो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है तो थोड़े से एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगा। अगर एंजाइम नहीं होता तो इसी रिएक्शन कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस सर। तो एंजाइम करता क्या है, एंजाइम डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो कम एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगा, यहां से यहां तक गया और यहां रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। यही काम है एंजाइम का, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और जो बाहर से एंजाइम दे रहे हैं उसको एक्टिवेशन एंजाइम कहते हैं, उसी को ये घटा देता है। यस सर।